सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? बता दें एक बार। नमस्कार, हर हर महादेव। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार। 26 तारीख है आज, और आज के ही दिन एक महीने बाद इसी डेट को आप या तो बहुत खुश होंगे, हो सकता है दुखी भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ उम्मीदें टूट भी जाएं, हो सकता है नई उम्मीदें जाग भी जाएं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 26 सितंबर आज के एक महीने बाद, आज की यही डेट आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली डेट भी साबित हो सकती है। आज की ही ये डेट आपकी ज़िंदगी में घोर निराशा लाने वाली डेट भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में 26 सितंबर आज की जो डेट है से 6+2, ठीक है ना, 26 का आंकड़ा जो होता है वो क्या होता है, 6+2, ठीक है। अब 6+2 का मतलब क्या हुआ साहब? 6+2 यानी कि कई बार में क्या होता है कि मैं पॉजिटिविटी लाने के लिए ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है ना, रोल नंबर्स को जोड़ लिया। 6+2, ठीक है। 6+2 कितने होते हैं? मतलब 26 को जोड़ेंगे आप, 26 का मतलब 2+6 जोड़ दो जाए आप, कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिविटी लानी हो तो जिंदगी में कहीं से भी ढूंढ लाओ, समझ रहे हैं आप? जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी हो तो कहीं से भी ढूंढ लाओ कि सर 26 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, आज के एक महीने बाद एग्जाम होने वाला है, और इसका योग जो है वो 8 बन रहा है। 8 का मतलब ठाठ ही ठाठ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी आ गई। नेगेटिविटी लाने वाला बच्चा कहेगा गुरुजी आज तो 26 तारीख होगी, एक ही मनो बच्चे, गुरुजी अगले 26 में तो एग्जाम हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है पूरा गेम। अब साइकोलॉजिकल गेम है, अब मानसिक संतुलन का गेम है, आपके कॉन्फिडेंस संतुलन का गेम है, और स्ट्रेस संतुलन का गेम जो बसता है वो अब बसता है। रिट में याद रखना, ठीक है। ये अलग बात है कि 1 से लेके 7 सितंबर तक मैं आप लोगों के साथ शायद नहीं रह पाऊँ, कोई क्लास मेरी नहीं हो पाए, वो मुझे इस बात की पीड़ा भी रहेगी, क्योंकि उस समय मैं उदयपुर रहूँगा मेरी कोई पीएचडी के वर्क को लेकर, ठीक है। तो ये बड़ी दुख रहेगा। तो इसमें आपको बहुत मजबूती से अब लड़ना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना है। याद रखना, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये चीज़ें अब इतना मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। अब कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को किस लेवल पे आप निकाल रहे हैं, और कितने खुश हो के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। तो 26 सितंबर यानी आज से एक महीने बाद के लिए आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के ही दिन अगले महीने आप बहुत खुशी के साथ अपने घर पे इस समय होंगे या सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ कि मैं रिट में सिलेक्ट हो रहा हूं, अब मुझे सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर की जो है वो तैयारी को अंजाम देना है। इस एटीट्यूड के साथ आप शायद अगले महीने इसी डेट को रहेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये मेरी पॉजिटिविटी है, बाकी तो खैर आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझे नहीं पता। आज एक पेपर को अपन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तैयार नहीं था, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, तो एक पेपर हमारा जब मैंने हल करवाए थे आपको, तो उनमें से ये पेपर छूट भी गया था। ये पेपर मैंने वीडियो सॉल्यूशन नहीं डाला था, तो एक प्रकार से इस पेपर के माध्यम से भी हमें कुछ 30 प्रश्नों का एक जानकारी मिलेगी, 30 प्रश्नों का एक कलेवर मिलेगा। ये किस एग्जाम का प्रश्न है? अभी जस्ट पीजीटी साइकोलॉजी में हुआ है हरियाणा में, तो एक प्रकार से अच्छे पर्सन है, इसमें सभी पर्सन बहुत अच्छे लेवल के पर्सन है, तो एक प्रकार से आपको एक नई नॉलेज भी मिल जाएगा आपको। मेरा आशीर्वाद हमेशा से है, निश्चित रूप से आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा। और कोई दिक्कत होगी तो बीच बीच में मोबाइल से आ जाऊंगा, बट आ जाऊंगा मैं 1 से लेकर 7 के बीच में भी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। देखिए एक बहुत अच्छा पेपर है ये, उस समय हल नहीं करवाया था, मेरे को कई बच्चों ने कहा कि सर उस पेपर को आप हल करवा दो, तो मुझे लगा कि आज मैं करवा देता हूं आप लोगों को हल। तो देखिए प्रश्न पेपर है, और 30 प्रश्न है साइकोलॉजी के, और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? अब नॉर्मली आपके दिमाग में आता है कि सर शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हमें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तो रिट के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर और सीटेट या अदर टेट एग्जाम होता है, वहां यहाँ पे प्रश्न आता है, तो मनोभौतिकी विधि नहीं है। अब ईमानदारी की बात यह है कि ऐसे प्रश्न बहुत कम जगह मिलते हैं, लेकिन मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि ये अपनी किताब जो पुराना एडिशन हो चाहे नया एडिशन हो,
दोनों में आपको एक प्रश्न मिल जाएगा कि मनोभौतिकी विधि का मतलब होता है मन और शरीर पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और इस विधि के 3 पार्ट होते हैं। एक तो सीमा विधि, न्यूनतम परिवर्तन की विधि बोलते हैं, एक स्थिर उद्दीपक की विधि होती है, और एक औसत या मध्यम त्रुटि की विधि होती है। यानी व्यक्तिगत अभिवृत्ति की विधि इसका पार्ट नहीं होती, ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से आइडिया लग रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो पहला टॉपिक है वो अदर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिट के सिलेबस में आपके नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। अरे अवयव का सिद्धांत इसी को तो बोलते हैं जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है गेस्टाल्ट वादियों का, उसी को अवयववादी सिद्धांत कहा जाता है। डाल रखा मैंने अवनी में। दूसरा प्रश्न देखिए, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय केट का बहुवचन केट्स बताया, हाउस का बहुवचन हाउसेज बताया, पेन का बहुवचन पेन्स बताया। उसी सीक्वेंस में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज कर दिया। ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ये हमारा जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 2019 में, वहां भी ये प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया, याद रखना। तो मतलब इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। ट्रांस ऑफ लर्निंग पे प्रश्न 2 या 3 गिनती के प्रश्न बनते हैं, या तो सिद्धांत पे पूछ लेगा, या ट्रांस ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल दे देगा, या ट्रांस ऑफ लर्निंग के मुख्य प्रकार क्या है। तो एस्टेट में 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए हम नॉर्मली यही समझते हैं भाई नॉर्मल इंग्लिश हो जाए, मेरे जाएंगे कोई इंग्लिश हो, तो वो आई समझेगा कि भाई नॉर्मली अपने को पढ़ना है, नॉर्मली अपने को समझना है, नॉर्मली अपने को सीखना है। ठीक है। तो अपन लोग यही समझते हैं कि भाई आपा तो लास्ट में ऐसे लगा वहां, बुक को मतलब बुक्स हो गया, ठीक है, माउस का मतलब माउसेस हो जाएगा। तो अपन नॉर्मली यही समझते हैं, मतलब नॉर्मली अपन तुक्का ये लगाते हैं। तो मैं भी यदि होता तो ये तुक्का लगा सकता था, यदि मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि यहाँ ये बाकी तो सही है, बहुवचन हाउसेज, पेन का पेन्स, ठीक है, लेकिन माउस का बहुवचन माउसेज नहीं होता है, माउस का बहुवचन माइस होता है। तो माइस तो यहां है नहीं, माउसेज कर दिया बच्चे ने। तो इसने पॉजिटिव सीखा कि नेगेटिव सीखा? तो बच्चे ने क्या अधिगम स्थानांतरण कौन सा किया? उसने नेगेटिव किया है। कौन सा किया है? नेगेटिव किया है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये कौन सा हो जाएगा? ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, याद रखना। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब यदि ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि 50% बच्चे फिर भी इसका आंसर धनात्मक करके आएंगे, क्योंकि लगेगा सर सही तो सीख रहा है भाई, बुक्स का बहु बुक से हो गया, पेन का पेन से हो गया, तो माउस का माउस से सही करके आया, लेकिन वो गलत सीख लिया, क्योंकि वो नुकसान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माउस का माउचन माउसेज नहीं होता है, माइस होता है। तो ये एक प्रकार से एटीट्यूड का प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिए, मस्त रहिएगा दोस्तों, मस्त रहिएगा, याद रखना गेम चेंज अभी होने वाला है। ठीक है, प्रेशर मत ले आना कोई एग्जाम पेपर को देके, कोई पेपर को देके, कोई टेस्ट सीरीज को देके कि सर नंबर कम आगा, मैं तो 12 ही होगा। ठीक है, अब क्यों होगू मारी तो रैंक की 20,000 टेस्ट दियो, 20,000 टेस्ट का मायने 50,000 टेस्ट दियो, 50,000 टेस्ट का मायने मारी तो रैंक गुरुजी बहुत डाउन आ गई। तो परीक्षा से पहले मत हार जाना, परीक्षा से पहले मत हार जाना, याद रखना। परीक्षा देते समय आप क्या करते हो वो एटीट्यूड रहना चाहिए। परीक्षा से पहले हिम्मत हार जाओगे, टूट जाओगे, तो याद रखना बहुत से ऐसे लोग जीत जाएंगे जो जीतने के हकदार नहीं होंगे। तो कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज वगैरह में, चाहे किसी में कितने नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेटर करना आप कर जाओगे, याद रखना। ठीक है, और मैंने 49 वाली जो सीरीज जारी की है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत से आप में से अधिकतर बच्चों को लेनी चाहिए वो टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिन्होंने नहीं ले रखा कोई भी कोर्स, वो उसमें मैंने लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, और उसमें वीडियो सॉल्यूशन में मैंने ये भी बताया कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो 49 कुछ होता भी नहीं, याद रखना। तो मेरे अकॉर्डिंग वो फायदेमंद है। देखिए कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, मतलब ट्रांस ऑफ लर्निंग पे तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। पार्श्व देखिए अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। पॉजिटिव जहां फायदा मिलता है, नेगेटिव जहां नुकसान होता है, और शून्य जहां न फायदा और न नुकसान होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या डी आ रहा है, डी आ रहा है, वेरी गुड, डी आंसर। ठीक है, अब केवल महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। सर कभी कभी लगता है पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ भी याद नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप तो मस्त रहा करो। ठीक है, ये लगता है कि नहीं याद है तो भी अच्छा हो जाएगा, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं, याद रखना। देखिए पॉजिटिव ट्रांस ऑफ लर्निंग के प्रकार होते हैं, पार्श्व होता है लिटरियल, कर्मिक स्थानांतरण ये भी होता है,
अनुक्रमिक जिसको बोला गया है, क्षैतिज भी होता है, शून्य स्थानांतरण नहीं होता है। शून्य स्थानांतरण जो बनाया था शुनक ने, वो अलग थे, याद रखना, ये मुख्य प्रकार में पॉजिटिव का नहीं है, ठीक है। तो धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है शून्य स्थानांतरण, नॉर्मली ये अलग है, ठीक है ना। शून्य जीरो ट्रांस ऑफ लर्निंग तो मुख्य ट्रांस ऑफ लर्निंग का तीसरा प्रकार है, ठीक है ना। शुनक वाला तो मेरे दिमाग में लग रहा है, समीपवर्ती दूरवर्ती वो तो निम्न रोड उच्च रोड वो तो अलग है, लेकिन जीरो ट्रांस ऑफ लर्निंग तो धनात्मक का प्रकार नहीं है, तो अलग मुख्य प्रकार है। धनात्मक के प्रकार जो होते हैं वो एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय पार्सल लेटरल हो गया, द्विपक्षीय द्विपक्षीय हो गया, ठीक है। अनुक्रमिक, लंबात्मक वर्टिकल और क्षैतिज, ये 5 प्रकार जो माने जाते हैं वो धनात्मक के माने जाते हैं। तो यहां जो आपको जो है स्पेशली वो याद रखना है, तीनों ही इसके प्रकार हैं, 2 इसके अलावा वर्टिकल होता है और एक द्विपक्षीय हो जाएगा, ठीक है, एक पक्षीय हो गया। तो शून्य जो है वो गलत है, याद रखना। 4 नंबर पे बस बहुत इजी चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है एग्जाम में, क्या समझे। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। यह प्रश्न बहुत हटके प्रश्न था और इस प्रश्न ने इस बात को बताया है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मतलब एडलर का जो ये प्रश्न है उसने इस बात को बताया है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ये लेवल को व्यक्त कर रहा है एडलर का प्रश्न, ठीक है। एडलर का प्रश्न लेवल को व्यक्त कर रहा है। अभी तो इतना टाइम है कि सर कोर्स 2 बार हो जाएगा। निश्चित रूप से राजेंद्र जी एकदम सही है, पॉजिटिविटी की बात यही है कि अभी भी बहुत समय है और 1 महीना कम नहीं होता है साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो पॉजिटिविटी कहीं से भी तलाश सकते हैं। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है, कम नहीं होता है, यदि वास्तविक रूप से आप तैयारी करें तो, ठीक है। देखिए कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का उदाहरण नहीं है। मतलब इस पर्सन ने इस बात को व्यक्त कर दिया है कि एग्जाम का लेवल कहीं तक भी जा सकता है। नव फ्राइडवाद में पिछली बार एडलर पे रिट में भी प्रश्न आया था और ये एस्टेट में प्रश्न आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात को व्यक्त कर रहा है कि एग्जाम का लेवल अच्छा आएगा। तो एडलर जिन्होंने व्यक्तिक मनोविज्ञान दिया, उन्होंने जीवन शैली का एक कॉन्सेप्ट दिया था लाइफ स्टाइल, जिन्होंने कहा था कि लाइफ स्टाइल जो होती है वो मानव व्यवहार का नियंत्रक बल होती है, प्रमुख बल होती है। और उसमें उन्होंने 2 मुख्य प्रकार बताए थे, गलत जीवन शैली और निरोगी जीवन शैली। ये 2 तो मुख्य प्रकार थे। इसके अलावा इन्होंने 4 प्रकार और बताए थे गलत और निरोगी जीवन शैली के। उन 4 प्रकारों में से 3 प्रकार यहां लिखे हुए हैं। आलसी टाइप नहीं बताया इन्होंने, शासकीय प्रकार मतलब रूलिंग टाइप, जो दूसरों पे प्रभुत्व स्थापित करते हैं इनको रूलिंग टाइप बोलते हैं। तिकड़मी प्रकार, ठीक है। तिकड़मी प्रकार का मतलब यही होता है कि गेटिंग लर्निंग, ठीक है, दूसरों से हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करने वाले, ठीक है ना, दूसरों से हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करने वाले, कि दूसरों पे डिपेंडेबल रहने वाले, आश्रित रहने वाले, ये तिकड़मी प्रकार होते हैं। और तीसरा बचकर निकलने वाले, अवॉइडिंग वाले, ठीक है। ये गेटिंग लर्निंग है, ये रूलिंग टाइप है और ये अवॉइडिंग वाले हैं। जिंदगी में हमेशा भागते रहो, सामना नहीं कर पाते हैं। एग्जाम के 20 दिन बचे तो ऐसा लगता है गुरुजी अब तो ये एग्जाम में पार पड़े को नहीं, मैं तो 2nd ग्रेड की तैयारी कर लूंगा, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर लूंगा, मैं तो एग्जाम से तैयारी को नहीं हुए। तो पहले ही हार मान लेना, पहले ही मनोबल को तोड़ देना और जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने से पहले ही भाग जाना, ये होते हैं बचकर निकल जाने वाले लोग। और चौथा प्रकार बताया था सोशल टाइप। कौन सा बताया था? सोशल टाइप। तो ये 4 प्रकार इन्होंने बताया था। सर बिटरेट बढ़ाओ, वीडियो क्वालिटी कम है। अरे ये पेपर की क्वालिटी थोड़ी हल्की है ना, इसलिए दिख रहा है। पेपर इतना हल्का नहीं है, ठीक है ना, पेपर थोड़ा सा हल्का है, इसलिए ऐसा ही है कि उसकी वैसे फोटोकॉपी है तो इसलिए हल्का सा है। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब देखो अच्छा प्रश्न है ये भी। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना था कि भाई व्यक्तित्व की प्रेक्षेपी विधि में प्रश्न आना है, एक प्रश्न जरूर आएगा हमारे रीट में भी, ठीक है। अब प्रेक्षेपी विधि में शुरुआत में सिंपल सी बात याद रखना है, प्रेक्षेपी विधियों का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राइड ने। और फ्राइड ने कहा था कि इन विधियों के द्वारा अपन अचेतन मन में जो छुपी हुई दमित इच्छाएं उनको बाहर निकालते हैं। तो आपको यही समझना था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो एक प्रकार से TAT परीक्षण है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है,
कथानक बोध परीक्षण भी कहलाता है। ये जो टेस्ट है व्यक्तित्व किस सिद्धांत से है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना था, मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन सिद्धांत है ये? मनोविश्लेषण सिद्धांत है, क्योंकि प्रेक्षेपी विधियों का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया है। क्या किया है? पेपर अल्को कोनी गुरुजी, अरे पेपर की जो है ना फोटोकॉपी है यार, ये लिए भैया अल्को बता रहा हूँ था मैं, तो ये की जो है ना वो ब्राइटनेस दिख रही है। अरे अल्को कोनी पेपर तो बढ़िया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फोटो का मैंने थोड़ो अल्को सेड है, कोई लिए था दिखना में कम है, ठीक है ना। डी, सर जी आज सुथरा सुथरा लागू, मैं तो हमेशा सुथरो सुथरो लागू। देखो आजकल तो स्मार्ट स्मार्ट कौन लागू, की टाबर के गुरुजी बहुत स्मार्ट स्मार्ट लाग रहे हो, ठीक है। लड़का तो बड़ा बढ़ाई करें कौन गुरुजी, बढ़िया सुंदर लाग रहे हो, लड़की जरूर थोड़ी बहुत बढ़ाई करें, ठीक है ना। लड़का तो टेंशन में आ रहे हैं, मना लाग गए, आने लगे कि गुरुजी न लागे जना क्यों सही, कोई तक लागेगी कौन लागे, सगाई पताया भी घर करने को नहीं आऊँगा रिट के बाद में, तो रिट तक तो घरों यहाँ लागेगी संभावना हो जाए, तो कोई व्यवस्था बैठ जाएगी। लड़कियां का तो टेंशन को नहीं, सगाई पताया वाली कम से कम 5 मिनट लाइव आ जाए करो गुरुजी। अरे 6 नंबर को प्रश्न देखो, किसने कहा था कि मनोविज्ञान जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है? किसने कहा था? आप देखो मनोविज्ञान वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। मनोविज्ञान जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा था? मनोविज्ञान जीव जंतु के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा था? लड़की बढ़ाई करें मेरी तो, छोरा तो बदमाश है, बड़ा एक नंबर का गुंडा है। अंचो को कौन लगा गुरुजी तो बावड़ा बन के बताए बढ़िया लगे। सर जी आज तो बड़ा सुथरा लग रहा हो, बताओ रे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है, टेंशन रखनी भी नहीं है, मस्त तरीके से। सी 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 और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका आंसर क्या माना गया था मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा सर विलियम मैकडूगल। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या माना गया था, लेकिन विलियम मैकडूगल ने जीव जंतुओं का सकारात्मक विज्ञान कहा था। क्या कहा था? जीव जंतुओं का सकारात्मक विज्ञान कहा था। तो वही चीज हो गई जीव जंतु प्राणी जगत का सकारात्मक विज्ञान, तो प्राणी जगत का मतलब विलियम मैकडूगल आ जाएगा। क्या जाएगा? विलियम मैकडूगल। तो ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए आंसर मेरे अकॉर्डिंग। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? बताओ, किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। सर सीसी, अरे सीसी करवायो ने, सीसी थोड़ो सो करवा तो दियो मैं, करवायो थोड़ो सीसी, तो मुख्य मुख्य चीज तो करवा दी मैं, सीसी की देखियो थे। छोरे जलते हैं, अरे छोरा जले तो क्या करें बेचारा, की हालत खराब हो रही है। ये भी धरती की अल्पसंख्यक प्रजाति है जो थोड़ी बहुत बची है, थोड़ी बहुत बची है, पुरुष प्रजाति। आप देखना, मैं ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ, लड़कों की एक ही लाइन होती है, बाकी लड़कियां लड़कियां दिखती हैं चारों तरफ, और जो एक लाइन होती है उसके लड़के भी बेचारे दुबक के बैठते हैं, ठीक है, हालत खराब रहती है उनकी, ठीक है। और पहले का जमाना था कि लड़के लड़के होते थे क्लास में, लड़कियां बेचारी दुबक के बैठती थी, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन होता था। और आज के टाइम में मैं पिछले 12 साल से पढ़ा, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि लड़के जो है उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है, और लड़कियों की इतना हिम्मत रहती है कि बड़ी क्लास में बड़ी लड़कों की लाइन है, तो भी लड़की जो है वो पास में आकर बीच में लड़कों के बीच में बैठ जाएगी, ठीक भी लड़को है भी, लड़की को कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगो, लेकिन जो अगल बगल में लड़का बैठे हैं बाको कॉन्फिडेंस डाउन रहेगो, बाकी दिमाग में अलग ही रहेगो। मैंने ये क्लास में साइकोलॉजिकल रीड किया है, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस का, इसलिए आज लड़कियां बहुत एडवांस हैं, याद रखना। उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों साइड में लड़के बैठे हैं, तो भी उनका कॉन्फिडेंस क्लास में गजब का रहेगा। और लड़का का लड़की बैठ जा तो बाकी 4 घंटा बे क्लास लें तो बाकी कुछ भी समझ में को नहीं आवा, कुछ भी समझ में को नहीं आवा, भाई बेचारा टेंशन में रहेंगी, लड़के कड़े हाथ आंगली कोई लाग नहीं जा, नहीं आप समस्या पैदा कर देगी, ठीक है। तो लड़कों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो चुका है। मेरा कोशिश, मेरी प्रयास पूरी रहती है ऑफलाइन क्लासेस के दौरान कि मैं इनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूं, मैं इनको बार बार एहसास करवाता हूं। और एक कबूतरों, तुम बोले हो लेकिन इतने बोले मत बनो, अपने इमोशंस पे नियंत्रण रखो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। लेकिन अकेला आदमी क्या करूं बताओ, खूब कोशिश करता हूं कि तुम लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले समय में हमारी फोटोएं दिखाई जाएं कि लड़के ऐसे सिलेक्शन लेने वाले लड़के ऐसे होते थे, आजकल तो होते ही नहीं है। तो खैर, लेकिन उम्मीद करता हूं कि लड़के मेरी बात बनाए रखेंगे। बताओ रे, कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? बताओ, संवेगात्मक स्थिरता होती है क्या नहीं होती है?
इमोशनली स्टेबल होते हैं क्या ये? इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, याद रखना। किशोर अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है, इमोशनली तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है, संवेग अत्यधिक उपद्रव की स्थिति में रहते हैं। बच्चे का इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, भावनाओं में बह जाता है, याद रखना। और जितने भी उल्टे सुल्टे काम होते हैं, चाहे घर से भागना हो, चाहे किसी के साथ भागना हो, चाहे कुछ भी, मतलब ये काम जो करता है बच्चा किशोर अवस्था में करता है, वो संवेगों की वजह से होता है, याद रखना। विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि ये करूं कि सर ये करूं, मोहब्बत करूं कि तैयारी करूं सर, ये करूं कि सर नौकरी करूं कि ये करूं, मतलब बेचारा उलझनों में ही रहता है किशोर अवस्था। तो इसलिए खतरनाक स्थिति इसलिए मानी गई है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति इसलिए मानी गई है, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति इसलिए मानी गई है। व्यवसाय की चिंता, नौकरी को लेकर टेंशन में रहता है वो बच्चा। 4 ही टेंशन होती है किशोर अवस्था में, सुंदरता को लेकर, अध्ययन को लेकर, शादी को लेकर और भविष्य को लेकर। और लड़कों में स्पेशली शादी को लेकर होती है, उनके दिमाग में होगी यदि नौकरी नहीं लगी तो भाई कोई छोरी को दे धर्म, ठीक है। लड़का को बड़ी टेंशन रहे, इसके अलावा भविष्य की रहे, ठीक है। और व्यवसाय, नौकरी की, भविष्य में नौकरी आ गई, ठीक है। सुंदरता को लेकर भी टेंशन रहती है। तो ये 3-4 टेंशन होती है किशोर अवस्था में। तो व्यवसाय चिंता होती है। वीर पूजा की भावना, 100% हीरो वर्शिप, एक आइडियल बनाएगा, वो किसी को भी बना सकता है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस कोई भी उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा, उसको हर चीज को फॉलो करेगा, अनुपालन करेगा। तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं, लेकिन संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है किशोर अवस्था में, याद रखना। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत है, याद रखना। अब देखो 8 नंबर को प्रश्न थारा सामने आ रहा है, कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं। आप में से बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं मेरे से कि गुरुजी मेमोरी पे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, मेमोरी का प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो मेमोरी के प्रश्न की जब अपन चर्चा करते हैं तो मेमोरी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो नॉर्मली बिंदु ये है कि आपके सिलेबस में मानसिक विकास है, और मानसिक विकास है तो आपको ये पढ़ने चाहिए हल्के से, चाहे वो चिंतन है, चाहे वो रुचि है, चाहे विवर्ती है, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे संवेदना है, चाहे प्रत्यक्षीकरण है, चाहे मेमोरी है, चाहे समस्या समाधान है, ये सब टॉपिक हल्के हल्के आपको लोगों को देखने चाहिए, याद रखना, ठीक है। सर आज तो सुषमा जी कह रहे हैं आज तो घना इमोशनल हो रहा है, वो क्या करा, तो बताओ अब। इमोशनल आदमी इमोशनल ही होगा, लाइक तो कर दो कंजूसो। कौन कह रहा है बच्चा? मुकेश जी कह रहे हैं, ठीक है। सर आज कुछ ज़्यादा ही हीरो लग रहे हो। अरे यार हीरो तो यार मैं पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो मैं फीलिंग ले आता हूँ फिलहाल, कि हीरो वर्शिप वाली मैं ले आता हूँ फीलिंग। आप लोगों ने कह दिया तो मेरे को बाल वाल थोड़े से बना के आने पड़ेंगे अब तो। अभी तो मैं ऐसे आ जाता हूँ बिना नहाए धोए ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम लोग इतनी बड़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मैं डेकोरम मेंटेन करूँगा, ठीक है ना। फीलिंग ला दी थे मेरे अंदर यार आज तो। अब तो थोड़ा सा मन ड्रेस कोड वगैरह रहे हैं, कोई बढ़िया कोई क्रीम कारीम लगाने की जरूरत है को नहीं, या कम से कम मुँह तो धो के आऊँ। अब फीलिंग लाऊंगा, टेंशन मतलब दे। अब ते मन फीलिंग करवा दी, मैं अब तक सोचो कि मैं ज़्यादा बढ़िया कौन लागू, लेकिन तब कहीं लगा। लक्षण नहीं है स्मृति का, लक्षण कौन सा नहीं है। तीव्रता पाई जाती है, औषध धारण, शुद्धता और सही सामग्रियों का सही समय पे स्मरण। देखिए मेमोरी, अच्छी स्मृति की विशेषता यह है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है बहुत तेज होती है, ठीक है। फास्टली कोई चीज को आप कर जाओगे। जैसे अभी रीट का एग्जाम चल रहा है, ये जो लास्ट टाइम होता है ना एग्जाम का, यहां पढ़ने की गति भी अच्छी होती है और याद करने की गति बहुत अच्छी होती है। मेरे साथ हमेशा होता था कि जब मैं लास्ट टाइम में जो पढ़ता था वो बहुत जल्दी याद होता था, क्योंकि उस समय मेमोरी अपने आप पावरफुल बन जाती है, स्ट्रेस बनाता है। तो ये अच्छी विशेषता है। औसत धारण अच्छी विशेषता थोड़ी है। एवरेज धारण, इसका मतलब अच्छी मेमोरी कहां से हुई। नॉर्मली गुरुजी याद दो याद हो जा, रात दो याद ही को नहीं हुए। गुरुजी 4 घंटा पढ़ा जना लगा कि गुरुजी 4 ही बात याद हुई, 4 घंटा पढ़ा गुरुजी कुछ ही याद को नहीं हो रही हो, तो मतलब एवरेज रिटेंशन ले रहा है। तो मेमोरी एवरेज रिटेंशन ले रही है तो वो अच्छी मेमोरी नहीं है। 1 घंटे में आप 20-25 पेज पढ़ रहे हो तो मतलब आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल है। तो औसत धारण अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है। शुद्धता, जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रहा है, एक्यूरेट याद रह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है भूल गए, गुरुजी पढ़ो तो हो, 1 घंटे बाद में पूछ ले गुरुजी कुछ याद को नहीं, 1 घंटे में पूरी याद करी गुरुजी, मैं मेहनत तो बहुत करी गुरुजी, कुछ याद करी गुरुजी। एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। सभी सामग्रियों का सही समय पर जब जरूरत पड़े जिस टाइम पर याद आ जा, भाई वक्त पे जो साथ दे वही तो मेमोरी है। अब थारो वक्त है कि 26 सितंबर ना अगले महीने ई दिन और थारो मेमोरी थारो साथ दे देगी। जो जो चीज थे पढ़ी में सब के सब थारे याद आ जाएंगी, तो थारी मेमोरी बढ़िया है। ने मेमोरी ने गाल काटोगा
पढ़ियो तो गुरुजी बहुत हो, लेकिन लास्ट में जाके मान लो दिमाग तो है को धोखो दियो गुरुजी, है को कन्फ्यूजन होगो कि पत्तो कौन चा लो, उल्टा सुल्टा सा उल्टा सुल्टा होगा तो बढ़िया को नहीं। तो ये ए बी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। सर ऐसे ही शर्ट पहना करो, क्या बात है, आज तो सब ब्यूटी टिप्स आज ही दे दोगा क्या, थोड़ा बहुत बाकी रख लियो रे। अरे सगला ब्यूटी टिप्स मत दे दियो मन, आज नीमन चेंज करना पड़ेगा, घर का घर काट देगा, कदेगा वो कोई काम है क्या, कदे ऐ शर्ट पहन के आओ रे पुराने शर्ट कौन पहनेगो। तो आज सगला ब्यूटी टिप्स मत दियो, राखियो और थोड़ा पर्सनल भेज दियो मन, ठीक है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, ये भी एक थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, मैं बोल दूंगा आप सुन लेना। किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति होती है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है। तो देखिए बाकी तो सही है, बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच परिवर्ती अवस्था है, ठीक है, एकदम सही है। और किशोर अवस्था एक अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति है, मतलब कभी बच्चा बन जाता है, कभी प्रौढ़ जैसा व्यवहार करता है। और किशोर वयस्क अवस्था की दहलीज है, ठीक है, दहलीज मानी जाती, एकदम सही है। लेकिन किशोर अवस्था क्या वास्तविकताओं की अवस्था होगी क्या, तो किशोर अवस्था वास्तविकताओं की अवस्था नहीं है, क्योंकि दीवासौपन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जहां डे ड्रीमिंग पाया जाता है, हवाई किले बनाता है, मुंगेर डाल के हसीन सपने लेता है, तो वास्तविकताओं की अवस्था नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वास्तविकता की अवस्था नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। डाउटफुल प्रश्नों की बुक सीरीज प्रूफ रीडिंग चल रही है, डाउटफुल प्रश्नों की बुक सीरीज की आ जाएगी, 2-1 दिन इंतजार करो, 1 तारीख तक का, 1 तारीख को तो आ ही जाएगी। हिंदी एसएसटी के कंप्लीट सिलेबस के मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, फ्री में आपको ऑनलाइन अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा एसएसटी का मॉडल पेपर पूरे पाठ्यक्रम पे। और हिंदी के भी तैयार हो रहे हैं, संस्कृत के भी करवा दूंगा मैं, 2-3 मॉडल पेपर आपके ले लूंगा, जो पॉजिटिविटी देंगे, नेगेटिविटी नहीं देंगे आप लोगों को। और साइंस मैथ वालों का भी एक प्रयास रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है। अब यहां उद्दीपन का मतलब एक प्रकार से मान लो अवधान, अटेंशन है, क्योंकि इंग्लिश में इसका अटेंशन लिख रखा है, ठीक है। तो उद्दीपन का भी पूछे तो भी आपको ये समझना है। तो आपके दिमाग में आता है गुरुजी अवधान उद्दीपन हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अटेंशन हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अटेंशन हल्का सा पढ़ के जाओ आप। और अटेंशन में क्या पढ़ना है, अटेंशन के प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अभ्यासिक, अवधान। अवधान की विशेषता क्या है ये थोड़ा सा देख लो, और अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक कौन से होते हैं ये देख लो। क्योंकि आरबीसी बोर्ड की साइकोलॉजी किताब जो मैं 49 सीरीज में भी करवा रहा हूँ, 99 सीरीज में भी करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके 3 टेस्ट मैंने लिए हैं। आरबीसी बोर्ड की जो किताब है उनके 3 टेस्ट लिए हैं मैंने ऐप के ऊपर, 11वीं 12वीं के 2 टेस्ट और फिर दोनों का मिश्रित, मतलब उनमें जो चीजें इंपॉर्टेंट आनी थी वो सब ले ली मैंने। तो वहां भी ये चीज दे रखी है। तो अवधान या उद्दीपन को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है, तो बाह्य कारक में याद रखना परिवर्तन, नवीनता, आवाज तेज, आवाज तीव्रता, ठीक है, बड़ा आकार, विषमता, कोई चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्ति या परिवर्तन, ये सब चीजें बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारक कौन से होते हैं, जो आपके अंदर हैं, रुचि है, ज्ञान है, लक्ष्य है, जिज्ञासा है, वंशानुक्रम है, उत्तेजना की एकांतता है, ठीक है, अभिवृत्ति है, ये सब आंतरिक कारक है। तो यहां प्रश्न पूछ रहा है बाह्य निर्धारक कौन सा है, तो अभिरुचि, अभियोग्यता तो आपका आंतरिक कारक होता है, वो आपका ज्ञान है, योग्यता है। आदत को भी आंतरिक कारक माना जाता है, जिज्ञासा भी आपका आंतरिक कारक है। उद्दीपन की अवधि, ड्यूरेशन, परिवर्तन, नवीनता, विषमता, आकार, नवीनता, ये सब जो कारक होते हैं वो बाह्य कारक होते हैं। और आंतरिक कारक में मैंने बता दिया, अभिरुचि हो, आदत हो, जिज्ञासा हो, उत्तेजना हो, ज्ञान हो, लक्ष्य हो, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो एक प्रकार से कौन से कारक होते हैं, आंतरिक कारक। ये एचटेट का पेपर है, एचटेट का भी 2021 में हुआ था। उदयपुर में क्लास लेंगे क्या, देखो मेरा मन तो है कि मैं 1 से लेके 7 तक वहां रहूंगा, तो इवनिंग टाइम में लगभग 2 बजे से लेके और 5 बजे 3 घंटे के क्रैश कोर्स टाइप एक कोर्स वहाँ चला दें, तो वहाँ के बच्चों का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो एक क्रैश कोर्स के रूप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीटली मैं करवा दूँ 6 या 7 दिन वहाँ पे। तो प्रयास रहेगा मेरा उदयपुर में। टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कौन से मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंगर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। अब देखो व्यक्तित्व के प्रकार पे एक प्रश्न आना है,
प्रारूप उपागम पे एक प्रश्न आना है, स्प्रेंगर, क्रेशमर, सेल्डन, युंग, जुंग, फ्रीडमैन, रोजरमैन, हिपोक्रेटस। ये प्रकार 5 या 6 प्रकार देख लियो। जो नई वाली अपनी किताब आई है समग्र मनोविज्ञान, उसमें तो जितने भी प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के सब डाल दिए, ताकि रिस्क की नहीं बच्चे, सब डाल दिए मैंने, जितने भी हैं, केनन, रोस्टन, बायोलायर, सब डाल दिए, हॉलैंड, हालैंड, जितना भी है सब डाल दिया, कि मतलब कोई चीज बच्चे ही नहीं। इतनी बढ़िया किताब लिखी है उसको तो शानदार। तो स्प्रेंगर की जो किताब थी वो थी टाइप्स ऑफ मैन, और टाइप्स ऑफ मैन किताब में इसने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए थे, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक। तो यहां कौन सा प्रकार है? सैद्धांतिक है, आर्थिक है, कलात्मक है, सुडोलकाय। सुडोलकाय का जो प्रकार दिया था वो किसने दिया था? वो तो क्रेशमर ने दिया था। सुडोलकाय, लंबाकाय, गोलाकाय और विशालकाय, ठीक है। तो सुडोलकाय इसका प्रकार नहीं है, इसके ऊपर वाले तीनों हैं, याद रखना। तो डी ऑप्शन 4 नंबर गलत हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, मतलब ज्ञान का जो खंड है वो क्या है? पियाजे का आधारभूत खंड क्या है? तो आधारभूत खंड प्रश्न पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या होगा? स्कीमा, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण या संतुलीकरण। तो आधारभूत खंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आधारभूत खंड। स्कीमा, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण या संतुलीकरण बताओ। अच्छा प्रश्न है, पियाजे पे 2 प्रश्न हर टेट एग्जाम में आते हैं। तो जीन पियाजे को मैंने पूरा यूट्यूब पे भी करवा रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अवधान मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, मैंने लगभग टॉपिक करवा रखे हैं यूट्यूब पर। कई बच्चा कहें गुरुजी फरी कौन करवाओ, और फरी करवा रखे हुए। अवधान, रुचि, आदत, अभिवर्ती, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, लगभग टॉपिक पियाजे, आपका ये वाइगोत्स्की, जो प्रश्न जहां से इंपॉर्टेंटली आने, अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत, बाल विकास के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, खूब सारी चीजें करवा रखी हैं। आरटी 2009, एनसीएफ 2005, एक्शन रिसर्च 3, तो यही प्रश्न करवा रखे हैं, खूब सारा करवा रखा है यूट्यूब पे। और क्या करवाऊं बताओ सर? बहुत उत्साहित हूं, निश्चित रूप से उत्साहित होकर पेपर देना, मजा आ जाएगा, याद रखना। ए आंसर स्कीमा हो जाएगा। आधारभूत खंड स्कीमा है, मतलब ज्ञान की जो संरचना को व्यक्त करता है वो स्कीमा है। ये बाकी तो स्कीमा के पार्ट हैं, आत्मसातीकरण है, समाविष्टीकरण है, संतुलीकरण है, ये तो इनकी मानसिक क्रियाएं जो स्कीमा के तहत अपन करते हैं। लेकिन अपन जो भी चीज देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसका जो एक मानसिक प्रतिरूप आपके दिमाग में बनता है वो स्कीमा है, और स्कीमा के द्वारा ही अपन वस्तुओं की व्याख्या करते हैं। तो आधारभूत खंड जो है वो क्या? स्कीमा है, याद रखना, जिसके आधार पे किसी वस्तु की पहचान करते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो आधारभूत खंड को क्या नाम दिया था इसने? स्कीमा नाम दिया था। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? अब सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है कि नहीं, आपके दिमाग में आएगा, गुरुजी सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए कि? सेल्फ कॉन्सेप्ट में गिनती की बात है। सेल्फ कॉन्सेप्ट चर्चा विलियम जेम्स ने की, रेन डेस्कोटे ने चर्चा की। ये अपने मेरे बारे में कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। कार्ल रोजर्स ने इसकी चर्चा की थी। तो इसमें मेरी खुद की भूमिका क्या है और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों को लेकर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। मेरे बारे में क्या राय है और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों को मिलाकर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहां आंसर सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा, उपरोक्त 1 व 2। तो सामाजिक भूमिकाएं भी सेल्फ कॉन्सेप्ट के निर्माण में योगदान देती हैं और शरीर प्रतिमा भी योगदान देती है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु है प्रत्यक्ष विधि? उदयपुर में जीकेएस एकेडमी में बात करूंगा मैं, जीकेएस एकेडमी की कोशिश करेंगे, जीकेएस एकेडमी। कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? आप देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली अप्रत्यक्ष विधि पे पहले भी प्रश्न आ चुका है, लेकिन फिर भी देख लें आप। प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार। तो यहां कौन सी होनी चाहिए? अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है बताओ? अप्रत्यक्ष विधि वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार, ये तीनों तो प्रत्यक्ष में आती हैं, याद रखना। अप्रत्यक्ष में आती है प्रक्षेपी विधियां, जो व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष मापन करती हैं। याद रखना क्या करती हैं? व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष मापन करती हैं, ठीक है। ये बाकी सब प्रत्यक्ष मापन करती हैं व्यक्तित्व का। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, जो पायने व टेडलर ने दिया था, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व की अप्रत्यक्ष विधि में आता है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं आता, याद रखना। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। 15 नंबर का प्रश्न देखो, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया? अब देखो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले पे आप पे भी एग्जाम में प्रश्न आना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक,
इस पे एक प्रश्न बनेगा व्यक्तिगत विभिन्नता पे। या तो ये पूछ लेगा, जैसे इसने गाल्टन में प्रश्न पूछ लिया, या प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेगा। तो हेरिडेटरी जीनियस जो किताब थी वो किसकी थी? फ्रांसिस गाल्टन की थी। और इसमें इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं का उल्लेख किया है कि कोई भी दो बच्चे किसी भी रूप में समान नहीं होते। तो यहां जो परिभाषा है वो किसकी है? फ्रांसिस गाल्टन। हेरिडेटरी जीनियस किताब किसकी है? गाल्टन की है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी किसने किया था? गाल्टन ने किया था। तो डी ऑप्शन। 16 नंबर का प्रश्न, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? अब यह प्रश्न शारीरिक विकास, जब आप पढ़ रहे हो बाल विकास में, तो शारीरिक विकास में सिर का भार, हड्डियों की संख्या, ठीक है, और मांसपेशियों का प्रतिशत, ये तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से एक आइडिया लग रहा होगा 16 नंबर के प्रश्न में कि 16 वर्ष की आयु तक, यानी कि आपका मैक्सिमम विकास जो होना है वो 16 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? तो मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के मध्य होगा। या हो सकता है यही प्रश्न जब फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, वहां जो ऑप्शन में था वो लिखा हुआ था 1350 ग्राम। क्या लिखा हुआ था? 1350 ग्राम। तो उत्तर सही हो गया। तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, चाहे 1200 से 1400 ग्राम आ जाए, चाहे वो 1350 ग्राम आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है। बाल्यावस्था में 1260 होता है, शेष अवस्था में 350 ग्राम तक होता है। कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न रिट में भी आएंगे, 2-4 इजी, एकदम इजी वाले प्रश्न, टेंशन मत लो दे, ठीक है। 80% रटने की आवश्यकता को नहीं थे, माइंड में रिलैक्सेशन राखियो कि गुरुजी याद को नहीं हो रही हो, सब कुछ याद आ जाएगा थारा। देखियो कौन सा गौण सहायक नियम है? तत्परता का नियम तो मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, मानसिक वृत्ति का नियम गौण नियम है, और प्रभाव का नियम मुख्य नियम है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मुख्य नियम है। मानसिक वर्ती, एटीट्यूड, ठीक है, तैयार, तत्पर, एक प्रकार से अभिवर्ती का नियम है एक प्रकार से, ठीक है। एटीट्यूड का नियम आप देखेंगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ मेंटल सेट, तो ये एक प्रकार से मानसिक वर्ती, अभिवर्ती का नियम हो गया, जो गौण नियमों में कि किसी चीज के प्रति आप जैसा नजरिया बनाते हैं आप वैसा ही सीख जाते हैं, तो एक गौण नियम है। बहुप्रतिक्रिया नियम, मानसिक क्रिया नियम, मनोवर्ती का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, तो ये गौण नियमों में। 17 में सी। 18 में देखो, उस ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए कहलाते हैं। कि मतलब वो उसको अपन क्या कहेंगे कि कोई भी चीज आपने पढ़ ली और पढ़ने के बाद अपन जो सीखेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, पेडागोजी का प्रश्न है। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम आईपी, ये तो पिछड़े बच्चों के लिए, इनके लिए होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य और सामान्य लक्ष्य, तो निश्चित रूप से जो होते हैं वो आपने पढ़ने के बाद जो प्राप्त करते हो वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपको देखना है। क्या देखना है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। 1 मिनट रुको रहे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य जानो ना, कि अपन ने कोई चीज तय की और तय करने के बाद जो है वो उसको अपन प्राप्त कर लेंगे, तो वो शैक्षिक उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है ना। शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। तो वो पानी पी लेता हूं मैं। ये आजकल क्या है कि अवनी की बोतल लेके आता हूं, वो देती भी मुश्किल से है लेकिन ले आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अवनी की बोतल है भाई, उसको संभलानी पड़ेगी, नहीं कह देगी वही छोड़ा है ना पापा आप तो। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है, सी हो गया। क्या हो गया? सी। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? विकास में परिवर्तन, देखो विकास के सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उनको बहुत अच्छे से देख के जाना। विकास के सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? 15 सिद्धांत ही, 15 का 15वां बढ़िया तरीका समझ लियो। थान शायद मैं को वीडियो डाल भी रखी हो, ठीक है। विकास के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है, ठीक है, अच्छे से देख के जाना है। विकास में परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से विकास में परिवर्तन शामिल है, परिपक्वता शामिल है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया शामिल है, योग्यता कुशलताएं शामिल है।
प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमेशा याद रखना, पहला जो बचपन का विकास है वो बाद का विकास से बहुत महत्वपूर्ण है। बी टाइम पर जो चीज आपने जय को आप देखा सीखा, उस समय का जो माहौल, ये सब चीजें आपकी जिंदगी भर को प्रभावित करता है। इसलिए फ्राइड ने तो ये कह दिया था, बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। तो प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय की जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। अपूर्वानुमेय मतलब एप्रीडिकेशन, ठीक है, कि अपूर्वानुमेय मतलब एक तो होता है पूर्वानुमेय, अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं, और इसमें लिख रखा है अपूर्वानुमेय भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन गलत हो गया कि किस अवस्था में बच्चे में कौन से लक्षण प्रकट होंगे, ये पहले से लगाया जा सकता अनुमान। तो पूर्वानुमेय होता है, अपूर्वानुमेय नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहां पे गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये भी सही है। तो चारों में से एक गलत है, यानी पूर्वानुमेय होता है, जबकि इसमें लिखा हुआ है अपूर्वानुमेय। इसलिए जब पेपर दोनों आराम से तो पढ़ लियो, कई बार हुआ आप जल्दी से, अरे पूर्वानुमेय तो होता ही है, जबकि आपने ये नहीं देखा कि पूर्वानुमेय के पहले ए लगा हुआ है। ए मतलब वो पूर्वानुमेय नहीं होता है। ठीक है, राम राम भाई, राम राम, सगड़ान राम राम रे। ठीक है, राम राम कर ली भैया आनंद, खूब सारो राम राम रहे तने, और घर का ने भी राम राम, तेरे दादाजी ने राम राम, तेरे पापा जी ने राम राम, सबने मेरी तरफ राम राम दे दिए भैया। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता पे एक प्रश्न आना है। एक प्रश्न बच्चा बार बार पूछ रहा है, गुरुजी सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाएगी। जब ते टीचर बन जाओगा ना स्कूल में, तो थान खुद नहीं पहुंचा जाएगा। और ये बीएड यदि ईमानदारी से की होती तो आपको पता होता, सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है, फिर इकाई योजना बनाई जाती है, और फिर दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। हमेशा याद रखना इस बिंदु को, ये कंफ्यूज वाले प्रश्न ही नहीं है। टीचिंग मेथड बीएड यदि ईमानदारी से की है, खैर मैं तो 3 साल बीएड कॉलेज में मैंने तो खुद पढ़ाया है टीचिंग मेथड, ठीक है, तो ये चीजें पता है, सब बेसिक चीजें हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक तो कौन सा नहीं है? प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन, मौलिकता। देखो प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता तो बताया, लेकिन उद्भवन नहीं बताया। ठीक है, उद्भवन तो इरिक फ्रॉम ने जो इसकी अवस्थाएं बताई थी उसमें आता है उद्भवन। उद्भवन सृजनात्मकता अवस्था है, मुख्य विशेषताओं में नहीं है। तो प्रवाहिता यानी धारा प्रवाहिता, लचीलापन मतलब समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेता है, और मौलिकता नवीन कार्य। तो ये तो गिलफोर्ड ने बताई थी, और संवेदनशीलता भी बताई थी, लेकिन उद्भवन उन्होंने नई विशेषता नहीं बताई, उद्भवन अवस्था होती है। तो उद्भवन गलत है। इंक्यूबेशन, उद्भवन का मतलब इंक्यूबेशन। कौन सी उन्मुखता कोहलर-बर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? मतलब कोहलर-बर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 6 अवस्थाएं आपको समझ के जानी है, बहुत इजी सिद्धांत है। और 6 अवस्थाओं में 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत में 2 स्तर आते हैं, एक प्रकार से सामाजिक समझौते की अवस्था और एक आंतरिक विवेक की अवस्था। तो यहां सिंपल सा आंसर चेक करना था कि पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कौन सा आएगा? ठीक है, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज में तो क्या आता है? दंड आज्ञाकारिता वाला आता है, ठीक है, और एक सहायक उद्देश्य की अवस्था आती है। और कन्वेंशनल में उत्तम लड़का लड़की और कानून और सामाजिक व्यवस्था आती है, और जो सामाजिक अनुबंध और आंतरिक विवेक है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है। तो ये सोशल कॉन्टेक्ट जो बच्चा करता है वो सामाजिक अनुबंध ये उत्तर रूढ़िगत में करता है। तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? अब समायोजन के ऊपर एक प्रश्न आना है रिट में, तो समायोजन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि पे प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो यहां सिंपल प्रश्न है, समायोजन का कौन सा प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार या आज्ञाकारिता, युक्तिकरण। तो देखो सिंपल सी बात है कि प्रत्यक्ष तरीका है, तो यहां 3 तो अपने को अप्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो यहां सोचना नहीं है। दमन रिप्रेशन, प्रतिगमन रिग्रेशन, युक्तिकरण रेशनलाइजेशन। ठीक है, प्रत्याहार विड्रॉल कर लेना। ठीक है, तो प्रत्याहार या आज्ञाकारिता दे रखा है, तो मतलब ये आज्ञाकारिता ये तो अप्रत्यक्ष विधि में तो है नहीं। वैसे प्रत्यक्ष विधि इसने 4 ही बताई थी, बाधा को हटा देना, अन्य उपाय की खोज करना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना और व्याख्या करके निर्णय लेना। लेकिन जो प्रत्याहार शब्द है वो लक्ष्य के प्रतिस्थापन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही करना है, बाकी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन यहां गलत हो गया, ये प्रत्यक्ष तरीका है, बाकी और अप्रत्यक्ष तरीके। 23 नंबर को प्रश्न, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण
संगठन और पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान की रचना करते हैं, संगठित करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं या ज्ञान की रचना करते हैं। मतलब ये कथन जो है वो रचनात्मक दृष्टिकोण शब्दित हो गया। अब रचनात्मक दृष्टिकोण आएगा तो आपके दिमाग में पियाजे, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी, रोजर बाइकी, ठीक है, पार्शनर, ये सब आपके दिमाग में आने चाहिए। रचनावाद, निर्मितवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां कौन सा आना चाहिए? पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा नवीन ज्ञान की रचना करता है, ठीक है, मतलब आत्मीकरण के आधार पर नवीन ज्ञान की रचना करता है। पूर्व ज्ञान मतलब आत्मीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। तो यहां कौन सा आंसर होना चाहिए? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्राइडे, बांडुरा। देखो फ्राइड और बांडुरा को तो कोई संबंध ही कोई रचनावाद से। बात आई पियाजे और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहता है कि सामाजिक अंतरक्रिया से सीखेगा, इसमें सामाजिक अंतरक्रिया कहीं नहीं है, यहां तो पूर्व ज्ञान यानी खुद के पूर्व ज्ञान के आधार पे तो व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। मतलब उत्तर क्या हो गया? पियाजे हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिगत निर्मितवाद जो दिया था वो किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है? इरिक एरिक्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सामाजिक विकास में। 8 अवस्थाएं बताइए बचपन तथा समाज किताब में। तो 8 अवस्थाएं, कार्यकाल और किसका संबंध किस अवस्था से, ये पूरा पढ़ के जाना। तो यहां आंसर कौन सा हो जाएगा? एरिक्सन के अनुसार 5वीं अवस्था पूछ रहा है। पहली अवस्था तो विश्वास बनाम है विश्वास है, दूसरी स्वतंत्रता बनाम संदेह है, तीसरी पहल बनाम हीनता है, ठीक है, अपराध वाली, और चौथी पहल बनाम अपराध प्रवृत्ति, गिल्टी वाली फीलिंग, और चौथी परिश्रम बनाम हीनता है, और 5वीं पहचान बनाम भूमिका है। तो 5वीं अवस्था पूछ रहा है, मतलब आंसर सीधा क्या हो गया? पहचान बनाम भूमिका। ये किशोर अवस्था में पाई जाती है, यहां अपने भूमिका को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। तो ये 5वीं अवस्था बहुत इजी प्रश्न था। बाकी इनमें मूल्य भी पूछ सकता है, सिक्वेंस भी पूछ सकता है, तो ये अच्छे से याद करके जाना। 25 नंबर को प्रश्न देख लो रे। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी विधि है, और रोरसा शाही धब्बा परीक्षण जो दिया था वो किसने दिया था? हरमन रोरसा ने 1921 में दिया था। किसने दिया था? हरमन रोरसा 1921। भारत में इसका अनुवाद जीजी प्रभु ने किया था, और वैसे विश्व में होल्ड जमीन ने किया था। 90 कार्ड होते हैं, 45, लेकिन वैसे शाही धब्बा परीक्षण में 10 ही कार्ड होते हैं। 5 बिल्कुल काले व सफेद होते हैं, 2 काले व लाल रंग के होते हैं, और 3 अन्य रंग के, विविध रंग के होते हैं। तो 10 कार्ड पूछ रहा है, 7x3 या ऐसे कुछ आकार होता है इनका। 10 कार्ड होते हैं, आकृति बनी होती है, और बच्चा स्थिति, विषय वस्तु, मौलिकता और निर्धारक गुणों के आधार पे इसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। 10 कार्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? तो फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइड, पियाजे, वाइगोत्स्की, इरिक एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, ठीक है, स्किनर, ये बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको बहुत शानदार तरीके से आपको रिपीट करके जाना है, इनमें कहीं लापरवाही मत बरत देना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्राइड की मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास को मतलब वो है काम प्रवृत्ति को विकास, और काम प्रवृत्ति का विकास होता है 5 अवस्थाओं के माध्यम से। कौन कौन सी? मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, ठीक है। मुखावस्था ओरल स्टेज, जहां मुख के माध्यम से काम क्रिया करता है। आपकी गुदा प्रधान अवस्था आपकी ये 2 से 3 वर्ष में होती है, यहां पे बच्चा मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है, एक प्रकार से याद रखना। और तीसरी लिंग प्रधान अवस्था, जिसको फेलिक स्टेज अपन बोलते हैं, याद रखना, ये 4 से 5 वर्ष में होती है। और चौथी अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज होगी, और 5वीं जनेंद्रिय, जेनेटियल अवस्था होगी। तो मनोलैंगिक अवस्था है कौन सी नहीं है? तो गुदावस्था तो है, मुखावस्था भी है, स्वायत्त अवस्था कोई नहीं होती है, ठीक है, और ठीक है, सेशन अवस्था तो है इसमें। देखो सेशन अवस्था को इसने नाम चेंज कर दिया होगा, मुखावस्था का नाम इसने दिया है फेलिक स्टेज, गुदावस्था का नाम ऑटोनॉमी स्टेज, एनल स्टेज, ओरल स्टेज। फिर लिंग प्रधान अवस्था को इसने सेशन अवस्था, हाँ ठीक है, सेशन, सीशन, देखो वहां जोड़ना था, लिंग ना आपा के बोला, सीशन बोला, ठीक है। तो लिंग प्रधान अवस्था हिंदी में नॉर्मली नाम होता है, लेकिन यहाँ सेशन नाम दे दिया। तो सीशन जो होता है वो अपन लिंग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लिंग को। तो ये फेलिक स्टेज हो गया, ठीक है ना। 26 में बी आंसर स्वायत्त अवस्था इसने नहीं बताई थी। स्वायत्त अवस्था जो बताई थी वो पियाजे ने बताई थी। किसने बताई थी? पियाजे ने बताई थी। ऑटोनॉमी स्टेज का जो चर्चा की थी वो पियाजे ने की है नैतिक विकास में, इसने फ्राइड ने नहीं की है। सुप्त अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष, ठीक है, लेटेंसी स्टेज इसको बोलते हैं, जहां बच्चा कोई भी काम क्रिया नहीं करता है। और गुदावस्था वो होती है जहां मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है और वो सफाई के प्रति सचेत होता है।
मेगा टेस्ट लो साहब, मेगा टेस्ट कब है अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग, पहले ले सकता हूँ 31 से पहले, एक कोशिश करूंगा उदयपुर जाने से पहले ले लूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदबुद्धि बालक, ये मंदबुद्धि बालक पे बार बार प्रश्न आ रहा है भाई, मंदबुद्धि बालक का जो ये कैटेगरी है बार बार प्रश्न आ रहा है, इसको अच्छे से देख के जाना। मंदबुद्धि बालक में जो पिछली बार भी रीट में भी आया था और ये स्टेट में भी 2021 में आया, मंदबुद्धि बालक की 4 कैटेगरी हैं, साधारण मंदबुद्धि बालक, मध्यम मंदबुद्धि बालक, गंभीर मंदबुद्धि बालक और अति गंभीर मंदबुद्धि बालक। तो मध्यम जो मंदबुद्धि बालक है उसकी बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होगा, साधारण का तो 52 से 67 होता है, तो मध्यम क्या हो जाएगा 36 से 51 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 से 51। ये प्रशिक्षणीय कैटेगरी में आते हैं और ऊपर वाले शिक्षणीय कैटेगरी में आते हैं जिनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है, साधारण मंदबुद्धि है, मध्यम में 36 से 51, ठीक है ना, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बांडुरा पे भी बहुत प्रश्न आते हैं और बांडुरा का सिलेबस में अलग से भी नाम लिखा हुआ, तो इसको भी देख लीजिएगा। बांडुरा मॉडलिंग दूसरों को देखकर अपन सीखते हैं, तो ये है अनुकूलन, अनुकरण, अवलोकनात्मक। देखो अनुकरण अपन दूसरों को देख के करेंगे तो अनुकरण हो रहा है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन ये भी कर रहे हैं, अनुकूलन एडेप्टेशन। अनुकूलन की अवधारणा पियाजे की अवधारणा थी, वातावरण के साथ बच्चा क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अनुकूलन करता है, आत्मीकरण, संतुलीकरण, तो वो अनुकूलन की अवधारणा पियाजे ने दी थी। बांडुरा के सिद्धांत में कहीं भी अनुकूलन एडेप्टेशन नहीं आएगा, याद रखना। तो ये अवलोकन ये सब आएंगे, तो ये अनुकूलन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, ये व्यक्तित्व के टाइप अप्रोच में आते हैं और युंग या जुंग ने अपनी किताब 1923 में साइकोलॉजिकल टाइप्स में इनका वर्गीकरण किया था, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। यहां अंतर्मुखी की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो आत्मकेंद्रित तो होता है, सेल्फिश होता है, अपने आप से मतलब होता है। आशावादी मेरे अकॉर्डिंग आशावादी नहीं होता है, निराशावादी जल्दी होते हैं, गुरुजी कौन पार पड़े। अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन एकदम सही है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, खुद वो काम करेगा, घर में चाहे कोई आओ, इसलिए ज्यादा सफल जल्दी ये होते हैं, मतलब गवर्नमेंट नौकरी में ज्यादा सफल अंतर्मुखी होते हैं, याद रखना। और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, ठीक है, हाँ सैद्धांतिक होते हैं, तथ्यों के आधार पे ऐसे नहीं देंगे। बहिर्मुखी तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाएगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, भी कर सागे चाहे क्यों भी कर देगा, तैयार रहेगा बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी नहीं, वो तो पैरवी करेगा, वो तो सही चीज़ों पर आधार पे करेगा। तो ये आशावादी नहीं होते हैं, बाकी तो इसकी विशेषताएं सही हैं। आशावाद निराशावादी प्रवृत्ति में पाई जाती है। और देखो सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फी व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया। अपनी जो पुराना अवनी का एडिशन था, आरबीडी वाला जो एडिशन था अवनी का, उसमें मैंने जो कैटेगरियां डाल रखी थी वो डाल रखी थी सामान्य कैटेगरियां, और ये जो प्रश्न पूछा ये प्रबल पूछा है। तो प्रबल के अकॉर्डिंग जो नई वाली किताब आई उसमें तो मैंने चेंज कर दिया, और ये प्रश्न इतने गजब का लेवल का है, मतलब ये इस बात को व्यक्त करता है कि किसी भी लेवल तक एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रबल एंडोमार्फी क्या होता है, प्रबल एक्टोमार्फी क्या होता है, प्रबल मेसोमार्फी क्या होता है। तो इसने क्या किया है, सेल्डन ने अपने सिद्धांत में अपने सिद्धांत में इसने क्या किया, सोमोटाइप सिद्धांत में 1 से लेकर 7 तक की कैटेगरियां बनाई हैं और उन कैटेगरियों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। तो जो लंबाकृति से क्या पूछ रहा है, एंडोमार्फी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंडोमार्फी, यानी गोलाकृति वाला पूछ रहा है। तो गोलाकृति वाला जो है वो क्या, इसमें श्रेणीकरण क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपको याद रखना है कि जो एक्टोमार्फी होता है ना, एक्टोमार्फी लंबाकृति तो सबसे पतला होता है। तो पतले की शुरुआत मैंने आपको बताया था 1, 1 और 7 याद रखना है। जिसकी शुरुआत पतला होता है उसमें एक शुरुआत एक आएगा, लास्ट में 7। और जो मेसोमार्फी होता है उसमें आपको मैंने कहा था कि 7 बीच में रखना है, 1, 7, 1। और जो एंडोमार्फी होता है उसमें याद रखना वो सबसे मोटा होता है, तो उसकी शुरुआत 7 से होगी, 1, 1, 1। तो यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि प्रबल एंडोमार्फी का श्रेणी अनुपात क्या होगा। तो प्रबल एंडोमार्फी का श्रेणी अनुपात क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा कि 7, 1, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस्टेट में आया हुआ प्रश्न है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि सेल्डन की ये श्रेणीकरण भी पढ़ना है। और ये नई वाली किताब में तो मैंने सुधार दिया है, जो नई वाला समग्र मनोविज्ञान का एडिशन आया वो हर एग्जाम के लिए, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटेट सबके लिए। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, जिनके पास पुरानी किताब है उनको कोई नई लेना कोई आवश्यक नहीं है, और को भविष्य में एग्जाम देनी है तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी किताब
किताब है। तो ये 7 1 1 प्रबल एंडोमार्फी की है, मेसोमार्फी भी की 1 7 1 हो जाएगा, और 1 1 7 जो होगा वो एक्टोमार्फी का होगा। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ कि क्या काफ़ी फायदा हुआ होगा, और एग्जाम को लेकर जरा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 महीना बचा है, 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन को बेहतर तरीके से आपको करना है। और आप कहेंगे तो कल कोशिश करूंगा कि 30 दिन में अपन आप किन किन चीज़ों पे फोकस करें, उसको लेकर अपने एक विचार विमर्श सेशन रख सकते हैं। कल आप कहोगे तो मैं एक सेशन रख लूँगा विचार विमर्श का, कि 30 डेज में अब लास्ट में क्या क्या चीज़ें इग्नोर करें, क्या देखें, क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर अपन एक मोटिवेशनल सेशन रख सकते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, हम जीत जाएंगे और 100% जीत जाएंगे, ये हमारी ज़िंदगी की थीम है। थैंक यू वेरी मच। जीतना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साथ हूँ, टेंशन मत लो यार, सब बेटर होगा, पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, सब अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं, मस्ती से सोया करो, पढ़ा करो मस्ती के साथ, अच्छा खाया करो, पिया करो, पानी खूब पिया करो, छाछ पिया करो, दूध पिया करो, जो भी पिया करो, बस शराब को छोड़ के बाकी सब कुछ पिया करो, और पढ़ाई का नशा किया करो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एंड